नमस्ते। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी सच्चाइयों में से एक यह है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि कैमरों, तस्वीरों और भावनाओं के जरिए भी लड़ी जाती है। और आज वही खेल खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ बम गिरते हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाई जाती है। एक तरफ रणनीति बनती है, दूसरी तरफ सहानुभूति जुटाई जाती है। और इसी खेल का सबसे ताजा और तीखा उदाहरण तब सामने आया जब मोहम्मद बगैर गली बाप ने एक फ्लाइट के अंदर से बच्चों की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, यह एक संदेश था, एक रणनीति थी, एक ऐसा भावनात्मक हमला था जो सीधे दुनिया की सोच को प्रभावित करने के लिए किया गया। 28 फरवरी की घटना को केंद्र में रखकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि इजराइल और अमेरिका ने एक स्कूल पर हमला किया और 160 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। अब यहां रुककर समझना जरूरी है, यह सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं है, यह उस पूरी कहानी को सेट करने की कोशिश है जिसमें एक देश खुद को पीड़ित और दूसरे को अपराधी साबित करना चाहता है। इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो यह मुल्लाई विक्टिम कार्ड है। और यह कार्ड जितना भावनात्मक होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, कि उसके भविष्य को खत्म किया जा रहा है, कि उसके खिलाफ एक संगठित हमला हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या दुनिया इतनी भोली है कि वह सिर्फ तस्वीर देखकर फैसला कर ले? क्योंकि यह वही ईरान है जहां सालों से सत्ता एक इस्लामिक तानाशाही के हाथ में है, वही ईरान जहां विरोध की आवाज को उठाना अपराध माना जाता है, वही ईरान जहां हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में ईरान में हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी गई। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 1988 में ही हजारों कैदियों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह एक संगठित सफाया था जिसे दुनिया ने देखा लेकिन ज्यादा शोर नहीं हुआ। और जब कोई सड़कों पर उतरकर विरोध करता है तब सामने आता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC, एक ऐसा संगठन जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सत्ता की पकड़ बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना, उन्हें जेल में डालना और कई बार गायब कर देना, यह सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। महिलाओं की स्थिति तो और भी चौंकाने वाली है। हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को किस तरह सड़कों पर घसीटा गया, किस तरह जेल में डाला गया, यह पूरी दुनिया ने देखा है। मैसा अमीनी प्रोटेस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब एक युवा महिला की मौत के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। और ये ईरान नरसंहार की बात करता है, और ये ईरान मानवाधिकार की बात करता है। अब सोचिए, जो सिस्टम अपने ही लोगों के साथ इतनी क्रूरता बरतता है, वही सिस्टम जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर आकर बच्चों की तस्वीरें दिखाता है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ दर्द है या एक सोची समझी रणनीति? और इस पूरी कहानी में एक और देश है जिसका नाम बार बार सामने आता है, पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो हर बार खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। अगर हम 1971 की बात करें तो बांग्लादेश लिबरेशन वार के दौरान जो हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार हुए और एक पूरा समाज तबाह हो गया। यह कोई आरोप नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। इसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। अहमदिया समुदाय के खिलाफ हिंसा, बलूचिस्तान में लोगों का गायब होना और वहां चल रहा संघर्ष, ये सब उसी कहानी के हिस्से हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बलूचिस्तान में दशकों से लोग गायब हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार हजारों लोग मिसिंग पर्सन्स की सूची में हैं। परिवार आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। अब सवाल यह उठता है कि जब ऐसे देश एक दूसरे के साथ खड़े होकर किसी तीसरे देश पर आरोप लगाते हैं तो दुनिया को क्या सोचना चाहिए? क्या सिर्फ भावनात्मक तस्वीरों के आधार पर फैसला लिया जा सकता है?
यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर ले जाती है कि आज की दुनिया में नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार है। जो अपनी कहानी बेहतर तरीके से पेश कर सकता है वही जीतता है। ईरान और पाकिस्तान दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए एक तरफ कूटनीतिक बैठकें होती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की जाती है। एक तरफ बातचीत होती है, दूसरी तरफ भावनाओं को भड़काया जाता है। मोटे शब्दों में इसे धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहते हैं और यह इनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। लेकिन यहां एक और पहलू भी है और वह है अमेरिका की भूमिका। अमेरिका हमेशा से इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी रहा है। उसकी रणनीति, उसके फैसले और उसके सैन्य ऑपरेशन इस पूरे समीकरण को प्रभावित करते हैं। इजराइल भी इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है। उसकी सुरक्षा नीति हमेशा आक्रामक रही है और वह अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही उस पर कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जहां हर देश अपने फायदे के लिए कहानी गढ़ रहा है, अपने पक्ष को मजबूत कर रहा है और दुनिया को अपने हिसाब से सोचने पर मजबूर कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खेल में सच्चाई कहां है? क्या वह तस्वीरों में है, क्या वह बयानों में है, या फिर वह कहीं बीच में छुपी हुई है? दुनिया को अब यह समझना होगा कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मकसद। बिना उस मकसद को समझे अगर हम सिर्फ भावनाओं में बह जाते हैं तो हम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वह मोड़ है जहां यह पूरा मामला सिर्फ राजनीति या युद्ध का नहीं रह जाता, यह समझ और जागरूकता का मामला बन जाता है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसे मुल्लाई विक्टिम कार्ड और भी ज्यादा खेले जाएंगे और हर बार उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इतिहास को याद रखा जाए, अगर तथ्यों को देखा जाए और अगर हर पक्ष को समझने की कोशिश की जाए, तभी सच्चाई के करीब पहुंचा जा सकता है। वरना तस्वीरें बदलती रहेंगी, कहानियां बदलती रहेंगी, लेकिन खेल वही चलता रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।